कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। Dear students, we are studying important lesson moving charge particle and magnetism। इस लेसन में सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस किए थे अबाउट मैग्नेट्स। मैग्नेट्स आर सच टाइप ऑफ मटेरियल्स विच अट्रैक्ट आयरन बॉडी, निकल बॉडीज, कोबाल्ट बॉडीज एंड देयर मिक्स्ड metals also। Okay, metals are only magnetite or Fe2O3 of iron। ओके, आपको एक्सप्लेन किए थे मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैग्नेट्स दो तरह के होते हैं। कल की क्लास में हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैग्नेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैग्नेट दो तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड नेचुरल मैग्नेट। सच टाइप ऑफ मैग्नेट्स विच आर presented in nature are called natural magnets, and this type of magnets have indefinite shape and size, not fixed shape and size। इनकी shape size fixed नहीं होती, but having more and more magnetism field, माने magnetic property बहुत ज्यादा होती है, which cannot be increased or decreases or कैंसिल टू जीरो। ये सब नहीं किया जा सकता। आपको ये भी बताए थे ब्लैकी स्टोन ऑफ द मैग्नीशिया आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल मैग्नेट। और उसके बाद एक्सप्लेन किए थे बेटा, सभी को अगर ध्यान हो, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, सच टाइप ऑफ मैग्नेट्स विच आर मैन मेड। सच टाइप्स ऑफ मैग्नेट विच आर मैन मेड, जो मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं उन्हें हम जो है क्या बोलते हैं बेटा, आर्टिफिशियल मैग्नेट। सच टाइप ऑफ मैग्नेट्स विच आर मैन मेड आर कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, एंड दिस टाइप ऑफ मैग्नेट्स हैव डिफरेंट या फिक्स्ड शेप एंड साइज एंड हैविंग मिनिमम मैग्नेटिज्म विच कैन बी increases, decreases and cancelled to zero easily। And such type of magnets are of three types according to their shape and size: bar magnet, U-shape magnet and compass needle या direction magnet। यही ना बेटा। A magnet which is in the rod shape or which is in the rectangular or square shape it is called bar magnet, and a magnet which is in U-shape or which is in the shape of horseshoe is called horseshoe magnet, or you can say U-shape magnet। Third magnet which is in the shape of a needle and shows the direction north and south is called direction showing magnet या direction magnet या compass needle magnet। यही बताए थे ना बेटा। उसके बाद बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। व्हाट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैग्नेट। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या थी? पहली प्रॉपर्टी बताए थे मैग्नेट्स आर ओनली Fe2O3 मैग्नेटाइट ओर ऑफ द आयरन। दूसरी प्रॉपर्टी बताए थे मैग्नेट्स आर सच टाइप ऑफ मटेरियल्स विच अट्रैक्ट आयरन बॉडीज, निकल बॉडीज, कोबाल्ट बॉडीज एंड इट्स मिक्स्ड मेटल बॉडीज। यही था बेटा। और एक्सप्लेन किए थे तीसरी प्रॉपर्टी में व्हेन एनी मैग्नेट हैंग फ्रीली हैंग्ड इन द कंटेंट ऑफ एयर then it always stayed in north south direction। अगर किसी मैग्नेट को हवा में लटकाया जाए तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में टिकता है, रुकता है। एंड ends of magnet which is in north direction known as north pole of the magnet, and another end of the magnet which is in south direction is known as south pole of the magnet। समझ में आ गया? और उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया था नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अ मैग्नेट having single pole does not exist।
ठीक है ना। शॉर्ट में मैग्नेट के पोल्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कोई मैग्नेट पॉसिबल ही नहीं है जो सिंगल पोल रखता हो। उसके बाद प्रॉपर्टी बताए थे, पांचवी छठवीं प्रॉपर्टी, देयर विल बी अट्रैक्शन इन डिसिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट के डिसिमिलर पोल्स अगर हो, दे अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद बताए थे बेटा, देयर विल बी रिपल्सन इन सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट। और फिर लास्ट प्रॉपर्टी बताए थे, मैग्नेट शोज इंडक्शन प्रॉपर्टी। व्हेन एनीबॉडी इज इन द कांटेक्ट ऑफ मैग्नेट, देन इट बिकम आल्सो अ मैग्नेट, इट स्टार्ट रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। समझ में बेटा? तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी। उसके बाद बेटा, व्हाट्स आर द पोल्स and what is the magnetic axis, what is the neutral point, what is the neutral axis, what is the magnetic force line, ये सब एक्सप्लेन किए थे। तो लिसन मी मिस्टर जय, when any magnet is freely hanged in air, then its one end stayed in north direction and represent north pole of the magnet, and its another end stayed in south direction and is called south pole of the magnet. Okay, so if you can say magnetic poles of the magnet are the ends which are in the north and south direction. किसी मैग्नेट के जो एंड नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो उसे ही मैग्नेटिक पोल या मैग्नेट के पोल्स कहा जाता है। अलाइन ज्वाइनिंग मैग्नेटिक पोल्स, a line joining north and south pole is called magnetic axis. किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ने वाली लाइन मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। एन एरिया अराउंड एनी मैग्नेट वेयर इट्स मैग्नेटिज्म इफेक्ट शोज इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेट के चारों ओर का वह इलाका जहां तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखती हो वही जो है मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है। एंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ग्रेटर एट द पोल्स, यू कैन से एट द एंड्स ऑफ एक्सिस। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कहां ज्यादा होती है? एक्सिस के एंड पर। एंड इट डिक्रीजेस टू द मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस, एक्सिस के बीच की ओर बढ़ने पर इसकी वैल्यूएशन घटने लगती है। अ पॉइंट वेयर नो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट, a point where magnetic field is become to zero, मतलब एक ऐसा पॉइंट सिद्धांत जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए या जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। एंड अ लाइन गोइंग फ्रॉम न्यूट्रल पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस इज कॉल्ड इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, और यू कैन से न्यूट्रल एक्सिस। समझ आया बेटा? फिर उसके बाद बताए थे मैग्नेटिक फोर्स लाइन। ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैग्नेटिक फोर्स लाइन आपको कल एक्सप्लेन किए थे कि कैसे बनाई जाती है। व्हाट इज द मेथड फॉर ड्राइंग मैग्नेटिक फोर्स लाइन? कोई एक मैग्नेट लो, उसको किसी पेपर बोर्ड पर रख दो और मैग्नेट के बगल कोई जो है कंपास निडिल लाओ, वो जहां डिफ्लेक्ट हो वहां फिर से निडिल रखो और ऐसे ढेर सारे पॉइंट पाओ और उन्हें मिला दो, तो यही लाइन, यही कर्व मैग्नेटिक फोर्स लाइन कहलाएगी। जिसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट जब ड्रा करेंगे तो वो जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डेफिनेशन बनी थी, एन इमेजिनरी कर्व ड्रॉन आउटसाइड टू एनी मैग्नेट व्हिच शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स लाइन। समझ में बेटा? एंड देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन। कल हमने मैग्नेटिक फोर्स लाइन की डेफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई थी। तो याद करो, देयर आर 5 प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन। फिगर बना के दिखाए थे कि मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर द सच टाइप ऑफ कर्व व्हिच शोज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहला। दूसरा था मैग्नेटिक फोर्स लाइन नेवर कट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करते। तीसरा क्या था? वेयर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर डेंसर, जहां वो पास होती हैं, वेयर विल बी हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड, मींस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज इन मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है ना, मैक्सिमम होगा। एंड वेयर मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर मच अपार्ट टू ईच अदर, या वेयर मैग्नेटिक फोर्स लाइन आर रेयर, देयर विल बी
नेग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड या मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। जहां दूर दूर होती हैं वहां मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कम हो जाता है। और लास्ट बताए थे स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन डज नॉट क्लियर या डज नॉट कंफर्म। मैग्नेटिक फोर्स लाइन किस एंड से बनती है, किस एंड पर एंड होती है, ये कंफर्म और क्लियर ठीक है बेटा। हम लोग जो है एक छोटा सा थ्रेसिस आपको बताना चाहते हैं, जान लीजिए। पहले तो कुछ छोटे छोटे फिगर्स बता रहे हैं, उसको सुन लीजिए वो क्या होती हैं छोटे छोटे फिगर्स, और वो मैग्नेट के हर लेसन में यूज होंगी। देखिए अगर कोई एक मेटालिक वायर हो, इफ यू हैव एनी मेटालिक वायर, अगर कोई मेटालिक वायर हो और उसको वर्टिकल रखा जाए, if there will be any vertical metallic wire then it is called straight line wire या straight wire। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हाँ, straight wire, समझ में आया। and if current is flowing through it, अगर इसमें करंट फ्लो कर रही हो then it is called current carrying स्ट्रेट वायर। अगर जो है कोई एक मेटालिक वायर वर्टिकल ले लिया जाए तो ये स्ट्रेट वायर हुआ। कुछ लोग इसको कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर कहते हैं, मतलब वायर है मेटल का है तो कंडक्टर तो है ही, क्योंकि ऑल द मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक। तो कुछ लोग इसको कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर, और हम यहाँ डायरेक्टली स्ट्रेट वायर बोल रहे हैं। इफ करंट इज फ्लोइंग अलोंग एनी स्ट्रेट वायर देन दैट विल बिकम करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। इसे हम करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बोलेंगे। अब अगर हम कभी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर बोले तो आप समझ जाइएगा एक ऐसा वायर लिया गया है सर जी के द्वारा जिसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। और इफ देयर इज अ वायर बेंटेड इन सर्किल फॉर्म देन इट इज कॉल्ड कॉइल। If any wire is bented in circle form, सर्कुलर रूप में अगर मुड़ा हुआ हो, सर्किल के रूप में मुड़ा हुआ हो कोई वायर, तो उसे क्या कहते हैं? कॉइल। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? सांप होता है जो स्नेक, वो भी कॉइल बना करके बैठता है, ऐसे ऐसे सर्कुलर जो है मोड़ लेता है अपनी बॉडी को, उसके बाद ऐसे फन काटता है, तो कॉइल बना के बैठता है कि नहीं। तो जो है यहां पर समझिएगा जरा बेटा, इफ एनी वायर इज बेंटेड इन सर्किल फॉर्म देन इट इज कॉल्ड कॉइल, एंड व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस टाइप ऑफ वायर देन इट इज कॉल्ड करंट कैरिंग कॉइल। ओके, इफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, अगर करंट इसमें फ्लो कर रही हो तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा? करंट कैरिंग कॉइल। जैसे इसमें था, समझ में आ रहा है? करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। अब अगर कोई वायर को हम जो है सर्किल बनाते हुए दिखाएं, a wire which is in the shape of circle, a wire which is in the shape of सर्किल, ये सर्किल के फॉर्म में है कि नहीं? इसको बेटा सर्कुलर कॉइल या लूप बोला जाता है। कुछ फिगर्स का डिस्क्रिप्शन कर रहा हूं, समझ लीजिए। A wire which is in the shape of circle, which is in the form of circle, is called circular wire, circular coil या loop. And if current is flowing through this circular coil, then it is called current carrying circular coil या current carrying loop। समझ में आ रहा बेटा? तो ऑल ऑफ यू समझते रहिए, सारी फिगर हम लोगों को अभी रिक्वायर्ड होगी। इतना समझ में आया कि नहीं? व्हाट इज दिस? कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, बिकॉज करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। व्हाट इज दिस?
current carrying straight coil? What is current carrying circular coil? समझ में आया बेटा? Now listen me. If we take any insulating cylindrical hollow pipe, क्या बोल रहे हैं हम? इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल हालो पाइप। अगर कोई एक ऐसी हालो पाइप, खोखली पाइप लो, पाइप बोल रहे हैं तो हालो होगी, क्योंकि पाइप तो हालो होती है। अगर कोई, और सिलेंड्रिकल शेप में भी होगी, तो अगर कोई एक जो है सिलेंड्रिकल हालो जो है पाइप ली जाए और इंसुलेटिंग मटेरियल की, मतलब जैसे पेपर की या लकड़ी की ले लो, प्लास्टिक की ले लो, रबर की ले लो, एंड इफ बी रैप्ड एनी इलेक्ट्रिकल कॉइल अराउंड इट। अब देखो जरा फिगर, लुक, व्हाट इज दिस? दिस इज अ hollow cylindrical pipe of insulating material, as you can say glass की, पेपर की, रबर की, प्लास्टिक की, किसी चीज की, इंसुलेटिंग मटेरियल की है, हालो पाइप है, खोखली है बीच में, ठीक है। इफ इट इज रैप्ड विद एनी इलेक्ट्रिकल कॉइल, अगर हम इसको किसी कॉइल से रैप कर दे, ऐसे देखो किससे रैप कर रहे हैं प्रज्ञान? कॉइल से। ऐसा आप लोग बना सकते हो? ऐसे। Then this arrangement is called solenoid. This arrangement is called solenoid. You can make this. solenoid बना सकते हो आप। अपनी कॉपी लीजिए, कॉपी को रैप कर लीजिए, मोड़ लीजिए सर्कुलर फॉर्म में पाइप की तरह, ठीक है, और उस पर कोई कॉइल लपेट दीजिए, बस दैट इज सोलेनॉइड। समझ में आया बेटा? ओके, तो ऑल ऑफ यू इसको जो है बना सकते हो सभी लोग। तो समझ गए सोलेनॉइड क्या है? समझाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। व्हेन यू टेक any cylindrical hollow insulating pipe and if it is wrapped by any circular coil, then this arrangement, this figure is known as solenoid. And when current is flowing through any solenoid, अगर current flow कर रही हो, current is flowing through solenoid, then it is called current carrying solenoid. इसे हम करंट कैरिंग सोलेनॉइड कहते हैं। एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? सोलेनॉइड सबको समझ में आ रहा है? इधर क्लियर बेटा? अब इफ बी टेक एनी इंसुलेटिंग सर्कुलर हॉलो पाइप, नहीं समझे? इंसुलेटिंग मटेरियल की हो, सर्कुलर हॉलो पाइप, यू कैन से इंसुलेटिंग सर्कुलर रिंग, इंसुलेटिंग सर्कुलर रिंग। कोई एक ऐसी फिगर लीजिए जो इंसुलेटिंग मटेरियल की हो, सर्कुलर फिगर में हो, रिंग शेप में हो, बताइए। टायर की ट्यूब, जो ट्यूब होती है किस शेप में होती है? सर्कुलर या रिंग शेप में। इंसुलेटिंग मटेरियल की है, रबर की बनी है, बस वही ले लीजिए। समझ में आ रहा है? या जब जो है आप स्विमिंग वगैरह करते हो तो जो ट्यूब पहन कर करते हो वो भी तो वही चीज है। तो व्हेन एनी सर्कुलर, चाहे बोले चाहे ना बोले, अगर रिंग बोल देंगे सर्कुलर होगी। व्हेन एनी इंसुलेटिंग सर्कुलर हॉलो रिंग इज रैप्ड बाय एनी electrical coil, then this arrangement is known as toroid। इसको क्या बोलते हैं? toroid। Look here,
फिगर देखिए और बताइए क्या है। अभी कहाँ टोराइड पाइप नहीं कहेंगे इसको, इट इज अ रिंग है ना, सर्कुलर हालो रिंग, क्यों रिंग है ना। और हम इसको रैप्ड कर रहे हैं। When it is wrapped, देखो मैग्नेट के हर लेसन में इन सब चीजों का यूज होगा। Now it becomes toroid, or you can say headless solenoid। क्या कहते हैं बेटा? मतलब ये सॉलिनॉइड जो है इसके दोनों मुख को पकड़ो और जोड़ दो तब भी तो यही चीज बन जाएगी। मतलब एक ऐसी सॉलिनॉइड जिसमें हेड ना हो, सिरे ना हो। इसमें दो सिरे हैं लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है ना, तो इसको हेडलेस सॉलिनॉइड भी कहते हैं या टोराइड कहते हैं। तो हेडलेस सॉलिनॉइड या टोराइड। तो इन सारी फिगर्स का डिस्क्रिप्शन जो है हर लेसन में इन सब का यूज होगा। और हम डायरेक्ट बोलते भी सॉलिनॉइड लो, तो आप जानते नहीं थे क्या है सॉलिनॉइड बेसिकली, इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया कि इन चीजों का इस्तेमाल लेसन में होता रहेगा और आप जानिए ये है क्या। अगेन एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इफ एनी वायर इज इन द रैप्ड या बेंटेड इन द सर्किल फॉर्म या सर्कुलर फॉर्म, then it makes coil, and if current is flowing through coil it is called current carrying coil, and any vertical metallic wire is called straight wire. When current is flowing through this straight wire it become current carrying straight wire. समझ में? If any wire is bented in the form of circle then it become circular coil or loop, and when current is flowing through this circular coil then it is called current carrying loop. Is that okay? And if any insulating hollow cylindrical pipe is wrapped by any electrical coil then this arrangement is called solenoid. And if current is flowing through solenoid then it is called current carrying solenoid. And if any circular या if any insulating ring is wrapped with any electrical coil then it form headless solenoid or you can say toroid. समझ आ गया बेटा? अब हम आपको एक साइंटिस्ट से मिलाना चाहते हैं, बड़ी मजेदार बात है, ध्यान से सुनिए। ऑरस्टेड देखिए बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, अरस्टेड थीसिस, नॉट थ्योरी, अरस्टेड थीसिस, अरस्टेड की परिकल्पना। अरस्टेड ने क्या बताया? लिसन में, ध्यान से सुनो, हम अरस्टेड का एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं और आप थ्योरी आप बताओगे कि उन्होंने क्या जो है डिस्क्राइब किया होगा। मिस्टर अरस्टेड, इनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड। क्या नाम था बेटा? हैंस क्रिश्चियन अरस्टेड। बहुत लंबा नाम ना लेकर के शॉर्ट में यूज करते हैं हम लोग, अरस्टेड। अरस्टेड ने एक थ्योरी दी, थियरी, और वो भी एक्सपेरिमेंट के दौरान। तो मिस्टर प्रज्ञान, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ अरस्टेड? अरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था? अरस्टेड ने एक जो है कॉइल लिया, ठीक है, एक क्या लिया? कॉइल को रिहास्टेट और सेल से और अमीटर से अटैच कर दिया। मतलब फिगर कुल ऐसे रही होगी, यहां एक कॉइल है, दिख रही है, और यहां एक गैल्वेनोमीटर है, यहां एक सेल है, यहां ये क्या है? रिहास्टेट। करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं, करंट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इज दैट ओके? ध्यान दीजिएगा, मिस्टर अरस्टेड
took a electrical coil, attached it with a galvanometer, cell and rheostat. स्विच वगैरह भी होगी, ठीक है। अब लुक हियर, जब ये सेल ऑन किए, जो गैल्वेनोमीटर था, एक्सपेरिमेंट में बता रहा हूं, थीसिस क्या बताइए आप बताइएगा। ये एक इलेक्ट्रिकल कॉइल लिया मिस्टर अरस्टेड ने, सेल, स्विच, गैल्वेनोमीटर, रेहास्टेट, करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं और वो इंडिकेटर बता रहा रहेगा कि करंट ज्यादा है या कम है, और इंडिकेटर डायरेक्शन भी करंट की बताता रहेगा कि करंट किस डायरेक्शन में है। तो मिस्टर अरस्टेड टुक इलेक्ट्रिकल कॉइल, अटैच इट विद गैल्वेनोमीटर, cell, switch and rheostat. When switch is on, current start flowing to that electrical coil, and now this coil become current carrying coil. करंट को कैरिंग कॉइल बन गई। अब इस करंट कैरिंग कॉइल के समीप में कोई एक कंपास नीडल लाइए, करंट कैरिंग कॉइल के नजदीक क्या लाए बेटा, कंपास नीडल। तो उसमें इंडिकेटर डिफ्लेक्शन शो करने लगा और करंट ये बढ़ाने लगे तो डिफ्लेक्शन तेज होने लगा, करंट कम करने लगे, डिफ्लेक्शन कम हुआ, करंट फ्लो बंद कर दिए, डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। क्या किया इन्होंने, फिर से समझो। जब जो है करंट कैरिंग कॉइल के निकट कोई इन्होंने कंपास नीडल रखा तो उसमें डिफ्लेक्शन शो हुआ, वो इंडिकेटर इधर उधर घूमने लगा। इसका मतलब वो बताने लगा कि यहां आसपास मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड है। और इन्होंने ये देखा कि जब करंट बहना प्रारंभ होती है तभी डिफ्लेक्शन स्टार्ट होता है, करंट बढ़ती है डिफ्लेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, करंट डिक्रीज होती है डिफ्लेक्शन डाउन हो जाता है, करंट ड्रॉप हो जाती है डिफ्लेक्शन इंड हो जाता है। इट मींस ही डिसाइडेड when current flows through any electrical coil, then there will be some magnetic field produces. यही तो समझ में, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है जब उस कॉइल में करंट फ्लो करती है। ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ करंट, some magnetic field created, generated around that electrical current carrying coil, and the value of magnetic field depend on the amount of electric current. When current increases, the field also increases, and current decreases, field also decreases, and when current becomes zero, field destroyed. नहीं समझे? क्या समझ में आया बेटा? कि जब हम किसी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं तो करंट फ्लो होने के साथ साथ चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। मतलब हम किसी कॉइल में करंट फ्लो कराए तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पर करता है, ये जो कॉइल है इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इस पर। इफ अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एंड जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीजेस डिक्रीजेस बिकम जीरो। और एक चीज उन्होंने देखा कि यहां जो करंट फ्लो हो रही है इस कॉइल में, करंट की डायरेक्शन बदल दिया, प्लस माइनस बदल दिया, तो जो डिफ्लेक्शन पहले था वो भी, उसकी भी डायरेक्शन बदल गई। तो मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसकी डायरेक्शन भी फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। मैग्नीट्यूड तो डिपेंड करता है, डायरेक्शन भी डिपेंड करती है। और कंफर्म करने के लिए इन्होंने कि लोग विश्वास कर जाएं, वो जो करंट कैरिंग कॉइल थी उसको रस्सी से बांधकर हवा में लटका दिए। जैसे हवा में लटकाए वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करने लगी। मतलब ये एकदम कंफर्म हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर बना है, तभी तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी शो अप हो रही है। और ऐसे ही दो कॉइल ये लिए, दो करंट कैरिंग कॉइल, जब जो हम के एक इंड को पास लाते थे तो दोनों में रिपल्सन होता था, और उल्टे इंड को पास में लाते थे दोनों में अट्रैक्शन होता था। माने ये वाली भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इन्होंने देखा कि ये भी प्रॉपर्टी दिखती है। यू कैन से, आप कह सकते हो कि अरस्टेड ने फुल प्रयोग किया और एकदम आश्वस्त हो गए और सबको एकदम क्लियर कंफर्म कर दिया कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एनी कॉइल, then some magnetic field created around that coil, and the amount of magnetic field is directly proportional to the amount of flowing current, and the direction of magnetic field depend the direction of flowing current। मतलब कि अगर किसी कॉइल में
करंट फ्लो होती है तो किसी कॉइल में जब करंट फ्लो करती है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अरस्टो ने प्रयोग करके दिखाया, बकायदा दिखाया कि कॉइल में करंट बहती थी, मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखता था जो है कंपास नीडल में, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती थी। मैग्नेटिक के सारी प्रॉपर्टी इनमें प्रूफ कर दिया, दिखा दिया, तो माने ये श्योर कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो अरिस्टो की थीसिस क्या है कि ये प्रयोग कर, ये तो प्रयोग था, थीसिस शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे। शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? जो मतलब कंक्लूजन। इनके एक्सपेरिमेंट समझ गए बेटा कि जब कॉइल में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर क्या क्रिएट हो जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करती है? करंट की डायरेक्शन पर। करंट की डायरेक्शन बदल दो तो फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाती है, डिफ्लेक्शन दूसरी ओर होने लगता है कंपास नीडल में। और अगर उस कॉइल को हैंड कर दो फ्रीली तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगी, माने मैग्नेटिक की अगली प्रॉपर्टी दिखाएगी, और उसमें पोल्स में सिमिलर और डिसिमिलर वाली भी प्रॉपर्टी दिखाई। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट के दौरान कंक्लूजन जो दिए, और अरस्टो ने ये बताया when current flows through any coil then some magnetic field created around that current carrying coil। इतना ही इनका जो है कंक्लूजन, बस इतना ही समझिए कि अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, बन जाता है। और बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया मिस्टर अरस्टो ने, तो ये कहा कि ये जो है केवल ये बात केवल करंट कैरिंग कॉइल में ही नहीं लागू होती, सब में लागू होती है। किसी में अगर आप करंट फ्लो कराओगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड हो जाएगा। इट मींस मिस्टर अरस्टो टोल्ड when current flows through any coil, when it become current carrying coil, then some magnetic field produces. When this straight wire become current carrying straight wire, then some magnetic field produces. If this circular coil become current carrying coil, become मतलब समझ रहे हो ना कि इसमें करंट जब फ्लो करने लगे तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जब इसमें करंट फ्लो करती है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इसमें करंट फ्लो होती है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। कौन बताया? अरस्टो। ठीक है ना? तो शॉर्टकट में समझो, मिस्टर अरस्टो टोल्ड फॉर each type of current carrying coil, current carrying straight wire, current carrying circular coil, current carrying solid wire, current carrying toroid, there will be some magnetic field produces which depend on the amount of flowing current। बात समझ में आ गई? अरस्टो ने क्या बताया कि किसी भी आकृति में, इन सभी में जब करंट फ्लो करती है तो इनके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। अरस्टो ने केवल इतना ही बताया कि जब करंट इन सब में फ्लो करे तो इनके चारों तरफ क्या बन जाता है बेटा, और वो भी उन्होंने प्रयोग करके इस बात को समझा, देखा, परखा और आपको एक्सप्लेन किया। बस समझ में बेटा। अब मजेदार बात ये है कि इसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और सब में करंट के फ्लो होने के कारण सबके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। तो एक साइंटिस्ट थे बायो और एक साइंटिस्ट थे सेबर्ट। बायो और सेबर्ट दोनों ने मिलकर के कपल में एक्सपेरिमेंट्स किए बहुत सारे, और उसके बाद उन्होंने अरस्टो के प्रयोग से दो बातें अलग अलग क्रिएट की। क्या? बायो और सेबर्ट ने ये पता लगाया, ये नियम बनाया कि किसी भी करंट कैरिंग फिगर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है। नहीं समझे? अरस्टो और बायो सेबर्ट में डिफरेंस है। अरस्टो क्या बताए थे? केवल ये बताए थे कि कोई भी फिगर में अगर करंट फ्लो होती है तो क्या बन जाता है चारों तरफ, और बायो सेबर्ट क्या बताता है? कितना बनता है, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड फॉर एनी टाइप ऑफ करंट कैरिंग फिगर। किसी भी फिगर में अगर करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, इसको किसने बताया बेटा? तो हम लोगों को इस लेसन की पहली और इंपॉर्टेंट हेडिंग जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, बायो सेबर्ट लॉ पढ़ना है। एक बार फिर सुन लो।
हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बायो-सेवर्ट लॉ। इतना तो सेंस आ गया कि बायो-सेवर्ट लॉ से सर जी क्या बताएंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा, बहुत इजी है। सुन लो जरा, बायो-सेवर्ट लॉ इज अ लॉ व्हिच shows या which calculate amount of magnetic field for any type of current carrying figure। नहीं समझे? जब तक करंट नहीं फ्लो होगी तब तक जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। ये अरेस्टेड की बात है। कितना बनेगा? बायो-सेवर्ट की बात है। और बच्चों 4-5 फिगर दिख रही है, तो सभी फिगर के लिए बायो-सेवर्ट लॉ लगाया जाएगा और जो है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाएगी। तो क्या एग्जाम में सबका निकालोगे? नहीं, एक का निकालोगे। आपसे पूछेगा व्हाट इज द बायो-सेवर्ट लॉ एक्सप्लेन, तो आप किसी एक के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाल के दिखा देना। और अगर जो है नाम ले लें, फाइंड व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर सर्कुलर लूप बाय बायो-सेवर्ट लॉ, माने इसके लिए बायो-सेवर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा निकालो। ठीक है ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 4 डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के, और चारों के चारों डेरिवेशन को बायो-सेवर्ट लॉ कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालता है। अलग अलग फिगर के लिए निकालेगा, इसलिए अलग अलग हेडिंग बन जाती है। 2 स्पेशल हेडिंग है जो पहले नहीं थी, अब जोड़ी है, उसको विशेष कह दिया जाता है या एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ कह दिया जाता है। उसके बाद बेटा पिछले 2 सालों से आपके यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में एक नई हेडिंग जुड़ गई है, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या? जैसे आप गाउस थ्योरम पढ़े हो, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गाउस थ्योरम थी, और उसमें गाउस थ्योरम पढ़ते थे पहले। गाउस थ्योरम याद करो, गाउस थ्योरम पहले पढ़ते थे, phi = 1/ε0 मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए गाउस थ्योरम यूज होती थी। फिर उसके बाद उसका डेरिवेशन पढ़ते थे आप, गाउस थ्योरम डिराइव करते थे। फिर क्या पढ़ते थे? गाउस थ्योरम के एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या करते थे? कई सारी फिगर के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। याद है? स्फेरिकल के लिए, कोई वायर के लिए, कोई शीट के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाले थे। वैसे यहाँ गाउस थ्योरम की कॉपी है मिस्टर प्रज्ञान, एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या? पहले हम क्या पढ़ेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ का डेरिवेशन। जैसे वहां गाउस थ्योरम का डेरिवेशन था, वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए था, यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए रहेगा। उसके बाद वहां एप्लीकेशन पढ़ा था आपने, तो यहाँ भी एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो वहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकली थी, यहाँ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी। तो आप लोग यहाँ पर 2 विषय, ये पहले नहीं था कोर्स में, 2 सालों से जुड़ गया है, पढ़ना है। मतलब अरेस्टेड ने बताया कि करंट कैरिंग फिगर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, तो बायो और सेवर्ट ने निकाल कर दिखाया कितना फील्ड क्रिएट होता है। We can calculate amount of magnetic field created by flowing current by बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ के द्वारा कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है किसी भी करंट कैरिंग फिगर के लिए हम निकाल सकते हैं। और एम्पियर सर्किटल लॉ भी यही निकालता है। एम्पियर सर्किटल लॉ के द्वारा भी किसी करंट कैरिंग फिगर के थ्रू प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाता है। बस समझ में नहीं। तो मतलब हम जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कितने तरह के नियम जान गए हैं? 2। एम्पियर सर्किटल लॉ जो नया नया है, लेटेस्ट है, और बायो-सेवर्ट लॉ जो पुराना है। दोनों नियम एक ही काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बस समझ में भी चाहिए, क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग जो है बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ते हैं, और आपको बताए बेटा कि बायो-सेवर्ट लॉ 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रज्ञान बेटा एक विशेष बात कहना चाहूंगा आपसे कि जैसे अभी तक आप डेरिवेशन करते थे, पढ़े हैं बचपन में कि तमाम कैलकुलेशन सेटअप किया जाता है, तब डेरिवेशन होता है, और ये एक विशेष तरह के डेरिवेशन होंगे। आपको बड़ी मजा आएगी इनको पढ़ने में, समझने में। ऐसे डेरिवेशन आपने पढ़ा ही नहीं है, सपोज करके डेरिवेशन किया जाता है, बड़ा इंजॉयफुल है। तो देखो जरा, बायो-सेवर्ट लॉ। एक लाइन तो जानी गए, बायो-सेवर्ट लॉ
is used for calculating intensity of magnetic field for any type of current carrying figure। समझ में आ गया? क्या निकाला जाता है इसके द्वारा? और वो कौन से मैग्नेटिक फील्ड को निकाला जाता है? जो करंट बहने के कारण बनता है। ठीक है ना? लॉ फॉर determining intensity of magnetic field law for determining intensity of produces by ठीक है। करंट के फ्लो होने के कारण जो भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसे ही जो है निकालना है बायो सेवर्ट लॉ के द्वारा। और बेटा ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 हेडिंग तो बायो सेवर्ट लॉ की होगी। अभी हमने बताया कि 4 जो है सिंपल और 2 स्पेशल वाली जो नई जुड़ी है, और फिर 6 हेडिंग हो जाएंगी एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए, 6 डेरिवेशन एम्पियर सर्कुलर लॉ और 6 बायो सेवर्ट लॉ। 12 तो यही हो गए, 4 और है, मतलब 15-16 डेरिवेशन है इस लेसन पढ़ना। मैग्नेटिक का ये सबसे बड़ा लेसन है, न्यूमेरिकल भी इसमें ज़्यादा है। उसके बाद 2 छोटे छोटे लेसन हैं, 3। ठीक है। हाँ भाई, फर्स्ट पेपर ही तो लॉन्ग है क्योंकि फर्स्ट पेपर पढ़ाने में समय लगता है, सेकंड पेपर तो थ्योरेटिकल है, आराम से खत्म हो जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप सभी लोग इतना समझ लीजिए, बायो सेवर्ट लॉ is used for finding या determining intensity of magnetic field। और बच्चों एग्जाम में बायो सेवर्ट लॉ अगर आपसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछेगा तो किसी एक फिगर के लिए पूछेगा, वो नाम लेगा फिगर का, कहेगा फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय बायो सेवर्ट लॉ फॉर एनी सर्कुलर लूप, फॉर एनी सॉलिनॉइड, फॉर एनी टोरॉयड, नाम देगा, कहेगा इसके लिए निकालो, तो आप वही निकालना है। लेकिन हमको यहाँ भी सभी के लिए निकालना है। तो जो सबसे पहला है और मेन है, इंपॉर्टेंट है, यही इसमें नाम नहीं लिखा जाता। अगर नाम न ले, अगर कहे डिफाइंड बायो सेवर्ट लॉ, तो यही वाला डेरिवेशन कर देना जो सबसे पहले बताने जा रहा हूँ। माने ये यूनिवर्सल है, ये सबसे पहले बायो सेवर्ट ने यही निकाला था। ठीक है। नाम नहीं लेगा तो आप यही करोगे, मोस्टली नाम नहीं लेता तो आप यही करोगे। नाम ले लिया फिर आप बाउंडेड हो जाओगे, जिसके लिए कहेगा वो वाला करोगे। 5-6 डेरिवेशन यहाँ करने जा रहे हैं, ध्यान देखिए, बहुत मजेदार। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट फ्लो होनी चाहिए, कैरिंग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट वायर। बात समझ में बेटा, पहला टॉपिक है क्या है, देखो जरा भाई, देखो ये हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें, हमको पता है कि हम बायो सेवर्ट लॉ का यूज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कर ही रहे हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट कैरिंग सेगमेंट ऑफ स्ट्रेट वायर, माने कोई स्ट्रेट वायर है, उसका कोई एक छोटा सा टुकड़ा है, अल्पांश। अल्पांश को अंग्रेजी में सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? खंड, स्मॉल पार्ट। ठीक है, स्मॉल पीस। हाँ, तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं?
सेगमेंट, टुकड़ा। सेगमेंट में बेटा यहाँ टुकड़ा, ठीक है। तो कोई एक स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट फ्लो कर रही है, उसके एक छोटे टुकड़े के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस होगा, डेरिवेशन करना है। लेकिन बड़े अनोखे स्टाइल में डेरिवेशन है। लुक हियर, डेरिवेशन कैसे करते हैं। लेट इट इज एनी स्ट्रेट वायर, Mn is its small segment. Mn is its small segment of length delta L. Current I is flowing through it. Some magnetic field produces around the segment. Let there is a point X at a distance r from the segment where we have to find out intensity of magnetic field delta B. फिगर का डिस्क्रिप्शन समझे। Here is a straight wire. Current I is flowing through this wire. Mn of length delta L is a small segment. X is a point from the segment at distance r where we have to find out magnetic field. The direction of point from the wire let theta. ये पूरी फिगर का डिस्क्रिप्शन केवल माना ही तो गया है। सोच के बताइए, बड़ा सा क्या लिया गया है, उसका सेगमेंट स्मॉल क्या है, कितनी लेंथ है उसकी, उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, और उस सेगमेंट से कितनी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट एक्स है। एक्स कैसा पॉइंट है जहां पर हमें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम करनी है। There is a point X at a distance r from small segment Mn where we have to find out intensity of magnetic field by Biot-Savart law. The direction of X from the wire is theta. समझ आया? इतना समझ में आया बेटा? मिस्टर बायो एंड सेवर्ट, या अकॉर्डिंग टू Biot-Savart law, Biot-Savart ने ये मालूम किया बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके। अकॉर्डिंग टू Biot-Savart law, total intensity of magnetic field produces at point X is directly proportional to the amount of current flowing in the segment, is directly proportional to the length of the small segment, is directly proportional to the sign of the direction from the point, is inversely proportional to the square of distance from the segment. ये 1 2 3 4 जो है स्टेप बायो-सेवर्ट लॉ के हैं। बायो-सेवर्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि किसी करंट कैरिंग स्मॉल सेगमेंट से कुछ दूरी पर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा उस सेगमेंट में फ्लो करने वाली करंट के प्रोपोर्शनल, उस सेगमेंट की लेंथ के प्रोपोर्शनल, उस सेगमेंट से डायरेक्शन की साइन के प्रोपोर्शनल, उस सेगमेंट से पॉइंट तक की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही है बायो-सेवर्ट लॉ। बोल दोगे बेटा? इतना फिगर बोलने के बाद ये बोल दोगे? कैसे बोलोगे एक बार फिर से? अकॉर्डिंग टू मिस्टर बायो-सेवर्ट लॉ, टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय एनी करंट कैरिंग स्मॉल सेगमेंट, current carrying is always directly proportional to the flowing current, directly proportional to the length of segment, directly proportional to the sign of direction from the segment, inversely proportional to the square of distance from the segment. समझ में आया? ये बायो-सेवर्ट लॉ है, इसको इकट्ठा कर दो। It means डेल्टा बी proportional I delta L sin theta upon r square। आप जानते हैं प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया जाता है तो बच्चों कांस्टेंट यूज किया जाता है, तो यहाँ कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज हुआ। और बच्चों यहाँ पर समझने वाली बात है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में कांस्टेंट
1/4πε0 यूज होता था, वैसे यहाँ कांस्टेंट μ0/4π यूज होगा, जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है। μ0 क्या है, वहां ε0 क्या होता था, परमिटिविटी, यहाँ परमिटिविटी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये जो है मैग्नेटिज्म के लिए है, वो इलेक्ट्रिक के लिए रहते थे। ओके डन, समझ में आया। और ये इतना पूरा 5 नंबर दिला देगा आपको, बहुत टफ तो नहीं है। ऐसे डेरिवेशन आपने कहाँ पढ़ा है, केवल सपोज करके डेरिवेशन हो गया है ना बेटा, सपोज करने से डेरिवेशन हो गया कि नहीं। और 6 डेरिवेशन है, 6 ऐसे ही है, तो आप समझ गए कि 6 के 6 इजी होंगे। ठीक है ना, तो एक बार फिर से हो जाए। मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी करंट कैरिंग स्मॉल सेगमेंट, ना करंट कैरिंग होना चाहिए, इज ऑलवेज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन इट, directly proportional to the length of a small segment, directly proportional to the sign of direction of the point from the segment, inversely proportional to the square of distance from the segment. Okay, delta B proportional I, proportional delta L, proportional sin theta, inversely proportional R square, means delta B equal μ0/4π I delta L sin theta upon R square। एक डेरिवेशन हो गया बेटा, समझ आ गया। दूसरा डेरिवेशन, भाई हमको मैग्नेटिक फील्ड ही निकालनी बायो सेवर्ट लॉ से। दूसरा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। क्या बोले बेटा, हाँ ये स्ट्रेट वायर है लेकिन इनफाइनाइट लेंथ का। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। समझे बेटा, कोई जो है इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर हो, उसके कारण कितना जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बायो सेवर्ट लॉ से। दूसरा लॉ बताने जा रहे हैं, मतलब जो है दूसरे फिगर के लिए। तो अब हम सपोज कर ले रहे हैं कि इससे जो है r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट यम है जहां इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर देंगे। बायो सेवर्ट से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया कि टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय एनी इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर will be directly proportional to the amount of current flowing in it, will be directly proportional, inversely proportional to the distance of the point. It means इकट्ठा करो B proportional I by R, यहाँ प्रोपोर्शनल सिंबल हटा, μ0/2π यूज किया गया यहाँ, और ये दूसरा डेरिवेशन है। इजी तो है, बस कहा फार्मूला अगर याद कर लो सबका तो नियमों बना लोगे। लास्ट वाला ये फार्मूला याद कर लो तो नियम बना लोगे। अगर ये याद हो जाए तो आप जान जाओगे कि आई के प्रोपोर्शनल आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना नहीं लोगे। तो अब कैसे बोलोगे बेटा, टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय एनी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the amount of current flowing in it, B proportional I, and inversely proportional to the length of point from the wire, inversely proportional R, तो B proportional I by R, V equal μ0/2π I by R। कितनी फिगर के लिए निकाल दी? अब सर्कुलर कॉइल के लिए निकालेंगे, फिर सॉलिनॉइड के लिए 4 हो जाएगा। 2 स्पेशल है हमने बताया, ठीक है ना, समझ आया बेटा। तो थोड़ा लिखा पढ़ी हो जाए।